हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 की आंसर की इसका रिलीज हो गई थी और आज आपने जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका वो भी कैलकुलेट कर लिया होगा। लगता ये है कि कट ऑफ ज्यादा ऊपर तो नहीं जाने वाली, रहने वाली है थोड़ा सा 1 या 1.5% नीचे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो टॉपर की लिस्ट है, टॉपर पहले हमारे पास 220 वाले, मतलब जो टोटल मार्क्स हैं, या 222 मार्क्स हैं, 230 मार्क्स ऐसे आते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। इस बार आप देखोगे 202 वाला, मुझे एक मैसेज आया था 202 वाला मैक्सिमम था वो। तो मान के ये चल सकते हो कि अभी, हालांकि इसके बाद आपके अच्छे भी बन रहे होंगे। आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट में कि कितने बन रहे हैं। और जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी यहाँ लाई कर रही है 180 से 200 के बीच में। मतलब जो मैक्सिमम, या फिर कुछ बच्चे बन रहे हैं 180 टू 200 के बीच में मार्क्स। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ओवरऑल 160 से 180 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे। लेकिन ज्यादातर देखा गया है 180 टू 200, जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले थे वो इस कैटेगरी में अभी लाई कर रहे हैं। तो पेपर का पैटर्न जो है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें इस सेशन में ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दो ऐसे हैं जो चैलेंज बिल्कुल हो सकते हैं, क्वेश्चन टू बी चैलेंज, दो चैलेंज हो सकते हैं। और डेफिनेटली उनका जो है मार्क्स सभी को मिलेगा। आप जरूर करिएगा। दो सिर्फ 200 रुपीज चैलेंज है और ये आप जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन आपका ये है, अरेंज द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब ये देखिए, जो फेरा है 1973, उसके बाद कंपटीशन एक्ट है, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट है जो हमारा 2002 में आया था और इसने रिप्लेस किया था किसको, एमआरटीपी को ही रिप्लेस किया था। तो ये हो गया हमारा 1969 में। फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो फॉरेन रेगुलेशन कौन सा है, ये एक्चुअली ना कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है या फिर कौन सा, ये नहीं पता लग पा रहा। तो इसकी दो डेट्स हैं, एक तो 1976 है और इसका अमेंडमेंट जो हुआ है 2010 में हुआ है। दोनों डेट्स डाल के देखेंगे। और एक है फैमा, फैमा 1998 1999। ठीक है, ये है। तो क्रोनोलॉजी अगर इसके हिसाब से हम चले तो ये देखो, क्रोनोलॉजी सेट जो होती है हमारी, सबसे पहला आ गया हमारे पास एमआरटीपी सी, उसके बाद हमारे पास आ गया ए, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डी। ठीक, अगर हम 1976 के हिसाब से चले, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1999 फैमा एक्ट, और फिर आएगा हमारे पास 2002 कमीशन एक्ट, दैट इज कंपटीशन एक्ट। सी ए डी बी, सी ए डी ई बी, सी ए डी। तो इसमें ना कोई ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। अगर मान लो ये 2010 का हम मान के चले, तो ये लास्ट ऑप्शन जो बनेगा हमारा डी बनेगा, डी ये वाला। ठीक है, फिर भी हमारा जो ऑप्शन, जो राइट आंसर है वो ए है, जो बिल्कुल सुटेबल नहीं लग रहा। तो कहीं भी इस क्वेश्चन को सेट कर लीजिए, ये आंसर ठीक है चैलेंजेबल है, बिल्कुल चैलेंज करिएगा। और प्रूफ के तौर पे आप कोई भी, या तो बुक का रेफरेंस दे दो, या फिर स्क्रीनशॉट दे दो किसी रजिस्टर्ड, या फिर जो वेबसाइट है रजिस्टर्ड, या फिर ओरिजिनल। ठीक, तो ये है जो राइट सीक्वेंस होना चाहिए था, सी ए डी ई बी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर 2010 माने तब भी वो क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो चैलेंज हो सकता है बिल्कुल, वो ये वाला है, द कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीवीए। अब देखो दो चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये आपका फैक्टर कॉस्ट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही दो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये सीएसओ के ही हैं, दोनों दोनों डाटा सीएसओ के ही है। अगर इस डाटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो एक तो आता है जीबीए बेसिस पे, ठीक है, वैल्यू एडेड बेसिस पे क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, इंडिया जीवीए। ठीक है, सेक्टर इन जीवीए। तो अगर हम बात करें जीवीए, ठीक, तो जब भी जीवीए से कैलकुलेट कर रहा है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये ओरिजिनल, तो इसमें एक्सक्लूड कर दे रहा है कंस्ट्रक्शन को। ठीक, एक्सक्लूड कर दे रहा है कंस्ट्रक्शन को। लेकिन जब ये फैक्टर कॉस्ट से, करंट प्राइजेस फैक्टर कॉस्ट, जीटीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट कर रहा है, फिर ये कंस्ट्रक्शन को ऐड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन को ऐड कर रहा है फिर। तो समझने वाली बात ये है, तो ये वाला जीवीए से पूछा है तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, है ना। फिर बाकी आने चाहिए, ट्रेड होटल्स हो गए, ये तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई ये नहीं आता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस वगैरह ये भी हो गया। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट ये तो मेन मेन है। तो इसके बाद जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, बी डी ई। बी डी ई बचा हमारे पास, तो जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर बता रहा है वो कह रहा है 3। ठीक, मतलब ए बी डी ई। तो ये ऑप्शन, ये जो है ना, ये भी चैलेंज हो सकता है। और इसका तो ऑथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इन्होंने टोटल सर्विसेज में से एक्सक्लूड किया हुआ है कंस्ट्रक्शन को जीबीए से, और बल्कि अगर फैक्टर कॉस्ट से उसमें प्लस किया हुआ है, उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है।
चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज नहीं हो सकते? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो चैलेंज नहीं हो सकते थे, वो कुछ उसमें से ये वाले हैं। देखो, एक तो क्वेश्चन आपका आईएलएस मॉडल से है, इकोनोमेट्रिक्स, तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग बोला गया है। स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, इसमें कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन 1 है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा है, पहले अजम्पशन आती थी ब्लू की, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, लेकिन यहाँ पूछिए सफिशिएंट एस्टिमेटर की। सफिशिएंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी यही है कि ये बायस्ड हो भी सकता है, बायस्ड नहीं भी हो सकता है। सो इट मे नॉट बी बायस्ड, दैट इज अनबायस्ड हो भी सकता है और अनबायस्ड नहीं भी हो सकता है। इट मे नॉट बी अनबायस्ड और इट मे बी अनबायस्ड, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों प्रॉपर्टी करेक्ट है। इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहेगा हमेशा, ये भी करेक्ट है। इट्स नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये गलत है। ठीक, और उसके बाद मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको भी ज्यादा आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, क्वेश्चन आईडी 901023। इसमें क्वेश्चन पूछा है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल सा लैंग्वेज है, अगर फिस्कल डेफिसिट आप निकालते हो तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट निकालते हो। टोटल एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, है ना, दो चीजें आती हैं टोटल एक्सपेंडिचर में। एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और रिसिप्ट में भी दो चीजें होती हैं, एक हो गया हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग जुड़ा होता है, कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग जुड़ा होता है, इसीलिए हम लोग टोटल रिसिप्ट के साथ लगा देते हैं अदर देन बोरोइंग, अदर देन बोरोइंग। ठीक है, ये लगा देते हैं। तो ग्रॉस का मतलब टोटल, सब चीज मिक्स। तो अगर हम लोग ये सब चीज मिक्स कर देते हैं, सभी बोरोइंग लैंडिंग वगैरह सब, ये बन जाता है हमारे पास ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक, तो ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, जो अप्रोप्रिएट टर्म्स है ना, ये थर्ड अप्रोप्रिएट टर्म्स है। इसमें देखो क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट जो फर्स्ट है, ये अप्रोप्रिएट टर्म्स अभी नहीं है, तो इसलिए इस हिसाब से ना इसको चैलेंज करने से कोई फायदा भी है नहीं। आप कर सकते हो चैलेंज, ठीक है, कोई प्रूफ दीजिए, चैलेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो जो अप्रोप्रिएट है रिवेन्यू डेफिसिट, और रिवेन्यू डेफिसिट को इन्होंने जितना भी डेफिसिट था, ठीक है, अब ये हमें बताता है क्या, एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लो कि जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर सरप्लस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक, चाहे वो करंट अकाउंट में है चाहे वो कैपिटल अकाउंट में, एज वेल एज लोन्स, जितने भी लोन्स हैं, एंड नेट ऑफ रिकवरीज अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी डेफिसिट्स हैं और जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है ज्यादा, ठीक, वो हो गया अभी रिवेन्यू डेफिसिट। अब उसमें हमें प्लस कर दो ये सब चीजें, रिवेन्यू जो है हमारा पहले डेफिसिट में, अब और चीजें जो हैं वो प्लस कर दो। ठीक, तो मतलब कैपिटल आउटले, जितने भी कैपिटल आउटलेज हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट आउटलेज हैं या फिर कैपिटल ट्रांजेक्शन है, उसको प्लस कर दो। प्लस कह रहा है कि नेट जो लैंडिंग है वो भी, अगर माइनस लैंडिंग करोगे तो ये नेट फिजिकल डेफिसिट बन जाएगा, अगर लैंडिंग प्लस हो रहा है तो ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बन जाएगा। तो अप्रोप्रिएट जो है ना, हालांकि जो फिजिकल डेफिसिट है और ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है, इनके जो फॉर्मूलाज हैं हर एग्जाम में किसी दूसरे दूसरे तरीके से ही पूछता है। एक तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे थर्ड ही है, इसको भी करने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो क्योंकि 200 तो है ना, कोई अप्रोप्रिएट अगर आपके पास कोई सोर्स है तो उसको चैलेंज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आए, कुछ कुछ क्वेश्चन रियलिस्टिक नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ना इस बार ऐसे क्वेश्चन थे जिनपे आप इस तरीके से उनको चैलेंज कर ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको प्रूफ ही नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। एक स्मिथ का भी क्वेश्चन था, एडम स्मिथ का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी ऑप्शन थे इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिवीजन ऑफ लेबर तो है ही है, उसके साथ जो इंक्रीजिंग रिटर्न है वो ए भी वो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन इतने इरिटेटिंग है, ठीक, आपको इंटरनेट पर भी सर्च करने से वो नहीं मिलेंगे। ठीक, आपको बुक में तो कहाँ ही पढ़े होंगे वो वाले टर्म्स। एक ऐसे ही क्वेश्चन हेरोडोग्राफ मॉडल वाला था, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन का जो गोल्डन एज मॉडल है, वो एच डी के किस एच डी के, ठीक, ये वाला सुपीरियोरिटी है या फिर क्या है ये वाला क्वेश्चन पूछा था। हालांकि इस क्वेश्चन में भी अब आप अगर आंसर लेने जाओगे, ठीक है, आंसर आपको करेक्ट कहाँ मिलेगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, अप्रोप्रिएट आपके पास प्रूफ है तो आप जरूर करिए, क्योंकि आपका एक एक नंबर ना जेआरएफ और नेट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर इसमें से कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि और बच्चों को भी थोड़ा सा यहाँ पे फायदा हो जाए। चलिए, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एक सेशन के साथ।
और यूजीसी नेट दिसंबर के हमारे बैचेस चल रहे हैं, दिसंबर के बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई भी क्वारी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट आप डायरेक्टली 9538, ठीक है, 38304488 इस पे कर सकते हो, ठीक। कांटेक्ट एक नंबर और है गिवन, उस पे भी आप नंबर, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए, ये शॉर्ट मैसेज था इस बार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।